अब बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप चल रहा है उड़ीसा में। टीम इंडिया को कल वेल्स के खिलाफ जीत तो मिली, 4-2 से भारतीय टीम जीत गई, मगर ये जीत उसको सीधे क्वार्टर फाइनल का टिकट नहीं दिलवा सकी। हालांकि क्रॉसओवर्स अभी खेलने हैं और उसके जरिए क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया पहुंच सकती है। कहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कहां पर चूक हो गई, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संदीप मिश्रा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं भुवनेश्वर से। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सर आपसे यही कि कहां पर चूक हो गई, क्योंकि लक्ष्य क्लियर था। आखिरी लीग मैच था भारतीय टीम का, तो पता था सिचुएशन कि आपको 8 गोल के अंतर से जीतना है, तब जाके आप पूल को टॉप करोगे। सिचुएशन क्लियर थी। शायद ये सिचुएशन जो क्लियर हो गई ना, वही जो है टीम इंडिया के खिलाफ चली गई कि आपको हमेशा ये प्रेशर फील होता रहा कि हमें 8 गोल के अंतर से जीतना है। बहुत चीज़ें आप अगर आप मैच को एनालाइज करो तो मैं इस तरह से देखता हूँ कि जब आप एक 100 मीटर्स दौड़ते हैं तो आपका स्टार्ट अगर अच्छा नहीं होता है तो आप स्ट्रगल करते हैं 50 मीटर तक पहुँचने में। उसके बाद फिर आप मेकअप करने की कोशिश करते हैं। इंडिया वेल्स शायद उसी तरह का था। जब फर्स्ट क्वार्टर में गोल नहीं हुआ उसके बाद ये बिल्कुल ही पता चल चुका था कि जब तक एक फ्लरी ऑफ पेनल्टी कॉर्नर्स नहीं मिलते, यानी कि 2, 3, 4 एक साथ ना मिलें, तब तक आप उस डिफेंस को नहीं तोड़ पाएंगे। और वेल्स जिस तरह से हमने पहले भी कहा था, एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ खेल रही थी। उनका काम यही था कि बॉल अपने पास रखो, थोड़ा राइट की तरफ जाओ, थोड़ा लेफ़्ट की तरफ जाओ, थोड़ा रोटेट करो, सो दैट इंडियन स्टिक के ऊपर बॉल करीबन 6 या 8 या 10 सेकंड के बाद आए। यानी कि उनको थोड़ा भागना पड़ेगा, और जब इंडियंस भागेंगे बॉल की तरफ तो वो अपना भी स्ट्रक्चर लूज़ करेंगे। पूरे मैच में यही होता रहा। चांसेस थे हमारे पास, लेकिन फिर हम वहीं आ जाते हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट में आप स्पेन का मैच देख लीजिए, आप इंग्लैंड का मैच देख लीजिए और आप वेल्स का देख लीजिए, पोजीशनिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है इस टीम में। और ग्राहम रीड मानते हैं इस बात को। कोच ने इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेल्स के मैच के बाद भी कहा कि इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो वेल्स के मैच में ये दिखी कि अगले वाले मैचेस, यानी कि जो आप न्यूजीलैंड के साथ आप क्रॉसओवर खेलोगे, जिसको आपको जीत के फिर क्वार्टर फाइनल्स खेलना है, आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर हैं, मनप्रीत है, मनदीप तो फिर भी असिस्ट करके 2 गोल उसने बनाए टीम के लिए, लेकिन हरमन, मनप्रीत, सुरेंदर, इन लोगों को अपना गेम 20 से 30-40% रेस करना पड़ेगा। बड़ा गेम, बड़ा प्लेयर, ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन होता है, कहने में आसान है, लेकिन इन प्लेयर्स को फिर भी यही चीज़ करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि वेल्स में यही चीज़ हमको दिखी कि बड़े प्लेयर्स को अब आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने खेल के स्तर को बढ़ाना होगा। वैसे सर, मैच खत्म हो जाने के बाद अगर या मगर या काश इनका कुछ फ़ायदा तो नहीं होता है, मगर फिर भी मैं पूछ लेता हूं कि हार्दिक को क्या इस इंडियन टीम ने मिस किया जो चोट की वजह से ये मैच नहीं खेल पाए? मिडिल ऑर्डर में वो मिडिल में वो जो है मिडफील्ड में काफ़ी कुछ संभालते हैं, तो ये एक चीज़ रही जो भारतीय टीम के खिलाफ चली गई, या सिर्फ ये था कि भाई गोल इतने ज़्यादा करने थे आपको सीधा क्वालिफाई करने का कि वो प्रेशर जो है वो आपके ऊपर आ गया और आप उतना अच्छा नहीं खेल पाए जितना अच्छा आप शायद नॉर्मली खेलते वेल्स के खिलाफ? दोनों चीज़ें हैं। हार्दिक को मिडफील्ड मिस करती है क्योंकि उसके अंदर एक कंट्रोल है और उसमें फ्लुएंसी है। ये दो बहुत ही अलग चीज़ें होती हैं। कंट्रोल बहुत में है, शमशेर में भी कंट्रोल है, मनप्रीत में भी कंट्रोल है, लेकिन आप बॉल को किस तरह से मूव करते हो, आपका विजन क्या है। हार्दिक से पहले जिस तरह से उसने अपना गेम मॉडल किया है, और टोक्यो के बाद उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अपना गेम सरदार सिंह पे मॉडल किया। सरदार में यही खूबियाँ थी कि वो आगे जब मूव करता था उसको मालूम था कौन सा फॉरवर्ड कौन से पोजीशन में है, उसको इतना देखना नहीं पड़ता था कि ऊपर उठा के कि कौन कहाँ खड़ा है, उससे टाइम नहीं वेस्ट होता था, वो ऑन द मूव प्लेयर्स को ढूंढ लेता था। हार्दिक का ना होना इज़ एन इशू, लेकिन साथ ही साथ ये जो हर 5-6 मिनट में या 8 मिनट में आपको गोल स्कोर करना है, मुझे नहीं लगता ये एक प्रेशर पॉइंट है। प्रेशर पॉइंट बिल्डअप धीरे धीरे होता है एक मैच में। फर्स्ट क्वार्टर में आप गोल नहीं मारेंगे, और जहां 8 का टारगेट है वो बहुत मुश्किल इसलिए भी होता है कि वेल्स या कोई भी टीम हो आपके ऑपोजिट, वो कभी भी आपको 8 गोल मारने नहीं देगी या पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि एक मोराल उनके लिए भी है, उनको भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी से एक मैच खेलना है। वो भी नहीं चाहते हैं कि आप 8 गोल मार के घर चले जाएं और कहें कि वेल्स को हमने 8 से हरा दिया। उन्होंने वही किया जो दिख रहा था। ये दूसरी बात है कि उन्होंने 2 काउंटर ऐसे किए कि 2 गोल हमारे ऊपर लग गए और ऐसे लगा कि वहाँ से शायद वो मैच भी ले जाएं। लेकिन ये मैच में होता है जब आप ऊपर चढ़ के खेल रहे होते हैं। हार्दिक का होना
मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 40% कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम इज़ हार्दिक एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। बहुत बड़ी बात है। अगर 40% मिडफील्ड में वो कंट्रोल करते हैं तो उनका ना होना टीम इंडिया को ज़रूर यहाँ पर खला होगा। एक चीज़ और सर आपसे जानना चाहेंगे, हरमनप्रीत हैं, उन्होंने बोला कि मैच के बाद कि भाई हमने अपना बेस्ट गेम नहीं खेला है। हाँ, अगर वो क्या अलग कर सकती थी या टीम क्या अलग कर सकते थे यहाँ पर कप्तान कि वो अपना बेस्ट गेम खेल पाए? नहीं, हरमनप्रीत देखिए हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, कप्तान हैं, वो आके अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक रिपीटेटिव लाइन है कि वी हैवंट प्लेड आवर बेस्ट। ये दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है कि किसी को दिख नहीं रहा है और सिर्फ हरमन को दिख रहा है। लेकिन इस मोमेंट में आप क्या करेंगे? आई थिंक अगर आप स्पेन का मैच देखें, आई थिंक इन तीनों मैचेस में वो वाला मैच जिसमें हरमनप्रीत शायद बहुत बेहतरीन खेल रहे थे, उन्होंने गोल नहीं मारे उसमें, लेकिन उस मैच में ही वॉज इन कंट्रोल। इसका मतलब है कि जब आपके पास मोमेंटम नहीं है, आपके पास रिदम नहीं है, आप देख रहे हो कि आप स्ट्रगल कर रहे हो फॉरवर्ड्स को पोजीशन में लाने के लिए, आपको बॉल अपने पास रखना है। जर्मनी यही करती है, बेल्जियम यही करती है, ऑस्ट्रेलिया का एक डिफरेंट रिदम होता है खेलने का कि जब वो फ्लुएंसी में आ जाते हैं उनको रोकना मुश्किल होता है। ये फ्लुएंसी जो मैं शब्द हर वक्त कह रहा हूँ, ये इसीलिए कह रहा हूँ कि एक मूव बनता है जिसमें आप डिफेंस से लेके बिल्डअप करते हैं मिडफील्ड के थ्रू और उसके बाद उनके स्ट्राइकिंग सर्कल में जाते हैं। अगर ये चीज़ें हो नहीं रही, आपको लगता है कि आज वो दिन नहीं है जब हर बंदा या हर प्लेयर बॉल को अपने स्टिक पे फ्लुएंटली नहीं ले पा रहा है, तो आपको बॉल रोटेट करना पड़ेगा, आपको बॉल अपने पास रखना पड़ेगा कि एक ओपनिंग मिले और मैं फिर उस ओपनिंग से कुछ क्रिएट कर पाऊँ। आई थिंक ये टीम में शायद अभी मिसिंग है। ये स्पेन के साथ देखा गया था एंड देन उसके बाद सडनली हमने देखा वेल्स के साथ कि वो जो डिप हुआ परफॉर्मेंस में, वो अगर आप 10 से आप परफॉर्मेंस को रेट करें तो कल का आई थिंक इट वाज 4.5 5। संदीप जी, अब ऐसा लगता है ना कि हमने बाईपास तो मिस कर दिया है, अब हमको शहर के अंदर से होके जाना है जहाँ पे तमाम तरीके के हर्डल्स हैं। आप सीधे क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुँचे हो, अब आपको क्रॉसओवर खेल के जाना है। यहाँ से राह कितनी या रोड कितनी मुश्किल आप देख रहे हैं भारतीय टीम के लिए, खास तौर पर यह देखते हुए कि अब अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से है और एक भी मैच अभी तक भारतीय टीम हारी नहीं है। मतलब ये भी एक अच्छी बात है, ये पॉजिटिव ही है। न्यूजीलैंड बहुत टफ मैच है और 6-7 प्लेयर इंक्लूडिंग साइमन चाइल्ड्स, 7 प्लेयर मुझे जहाँ तक याद है 7 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने करीबन 1200 मैच खेले। तो आप ये समझ लीजिए कि न्यूजीलैंड 100 प्लस, 150 प्लस, 200 कैप्स प्लस, ये उनके पास करीबन 6-7 प्लेयर हैं जो कि इंडिया को मुकाबला कर सकते हैं। उनका भी स्ट्रक्चर वर्चुअली अर्जेंटीना और वेल्स के साथ सिमिलर होगा। वो भी इस तरह से नहीं खेलेंगे कि वो ओपनिंग्स देंगे कि इंडियन फॉरवर्ड लाइन सडनली मोमेंटम में आके 3-4 गोल मार के और 3-0 या 4-0 की लीड ले जाए या पेनल्टी कॉर्नर्स कन्वर्ट करें, पेनल्टी कॉर्नर्स बनाएं। उन्होंने इंडिया को रोकना है और ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में बहुत क्रूशियल होगा। अगर न्यूजीलैंड ने फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में इंडियन टीम को रोक दिया, यानी कि 0-0 या वो 1-0 की लीड ले गए किसी एक वेरिएशन से पेनल्टी कॉर्नर में, तो इंडिया पे इतना प्रेशर पड़ने वाला उस मैच में कि उनको एक अलग लेवल पे खेलना पड़ेगा। उनको वही लेवल दिखाना होगा जो उन्होंने जर्मनी के साथ टोक्यो में दिखाया था। और अभी आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है। आई थिंक वीडियो एनालिसिस करके ग्राहम रीड जितना समझा सकते हैं इन प्लेयर्स को कि एक काम होता है खेलना, दूसरा अपना लेवल के ऊपर खेलना। आई थिंक न्यूजीलैंड वाला मैच एकदम सही वक्त पे आया है कि टीम एक रिदम में आए, मोमेंटम में आए और अपना लेवल्स को उस लेवल पे लेके जाए जहां पर दूसरे ओपोनेंट्स भी ये सोचने लगे कि अब ये टीम फॉर्म में आ गई है। बिल्कुल पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि आपको सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली नहीं मिली, वो तो ठीक है, अब आपको नहीं मिली, किसी और को मिल गई, उसको एडवांटेज मिल गया। अब आप ये देखें कि आपके पास और मौके हैं कि अपनी रिदम आप पा पाओ ताकि आप पोडियम फिनिश कर पाओ। उतनी रिदम जो है ना, वो अच्छी जो फॉर्म होती है, अच्छी रिदम जो होती है, वो अभी तक दिखाई नहीं दी है भारतीय टीम की। संदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो उम्मीदें अभी बाकी हैं और फैंस को भी हम यही कहेंगे कि दिल थाम के बैठिए। अभी जो है हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। भारतीय टीम ने एक भी मैच नहीं हारा है, बहुत कुछ गलत नहीं हुआ है। ठीक है, एक एडवांटेज चली गई है, मगर उम्मीदें अभी बाकी हैं। पोडियम फिनिश की 1975 के बाद से जो जिंक्स चलता आ रहा है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती है, वो जीत सकती है। अभी भी कुछ ऐसा नहीं बिगड़ा है और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला बेशक टफ होगा, मगर न्यूजीलैंड जो है भारत से काफी नीची रैंकिंग की टीम है और भारत का रिकॉर्ड उनके खिलाफ अच्छा है। तो कोई भी दिल छोटा करने की जरूरत यहां पर किसी भी फैन को नहीं है। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।